हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 3 के सेकंड पार्ट में, है ना। एक पार्ट हमने कोलाइडल स्टेट पढ़ा है, दो पार्ट समझ लीजिए, एक लिक्विड स्टेट पढ़ लिया, एक पार्ट कोलाइडल स्टेट पढ़ लिया। अब थोड़ा सतह रसायन में एक नए घटना के बारे में बात करेंगे जो है अधिशोषण। हिंदी में अधिशोषण, इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन का क्या मतलब है ज़रा समझिए। जैसे मैं इसमें थोड़ा सा समझने की बारी है या समझने की ज़रूरत है कि एक एग्जांपल देता हूँ, है ना। जैसे ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड पर मैं जैसे चॉक से लिखता हूँ तो ये चॉक के पार्टिकल क्या है, बोर्ड की सतह पर चिपक जाता है, लेकिन क्या बोर्ड के अंदर तक एंटर कर जाता है? क्या नहीं, अंदर तक एंटर नहीं करता। तो ये घटना क्या है, ये जो सतह पर जो इकट्ठा होने वाली जो घटना है वो क्या है, एक तरह का अधिशोषण है। हालांकि ये कोई परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, आप कोई दूसरा एग्जांपल और अच्छा दे सकते हैं। ये केवल एक जरल में समझाने के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है। अब जो अधिशोषण जो दिखा रहा हूँ, उस अधिशोषण का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझना है। ज़रा देखेंगे, अधिशोषण हम लोग बोलते हैं किसी भी पदार्थ का सतह पर सांद्रता का बढ़ जाना अधिशोषण कहलाता है ना। मैं क्या लिख देता हूँ, ज़रा देखें कि किसी पदार्थ का सतह पर सांद्रता का बढ़ना, सतह पर सांद्रता का बढ़ना, सांद्रता का बढ़ना क्या कहलाता है? सांद्रता का बढ़ना अधिशोषण कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। ये लीजिए, अधिशोषण कहलाता है। अब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस ऑन द सरफेस, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस ऑन दी सरफेस। ये एकदम कॉमन डेफिनेशन लिखा हूँ, सब्सटेंस ऑन दी सरफेस इज एडजॉर्प्शन। ठीक है, बस इतना ही लिख दिया हूँ, आगे कंटिन्यू कर लेंगे, पूरा कर लेंगे कहने का मतलब। अब यहाँ देखें क्या, इसमें दो चीज़ दिखाई देगा। एक ऐसा पदार्थ है, सॉलिड सरफेस है, जनरली सॉलिड सरफेस पर होता है अधिशोषण जो घटना है। इस सरफेस पर कोई दूसरा जो पदार्थ है सतह पर इकट्ठा हो रहा है, ऐसा सतह पर, केवल सतह पर, अंदर में नहीं, एंट्री नहीं कर रहा है, तो सतह पर इकट्ठा हो रहा है, तो इस घटना को हम अधिशोषण बोलेंगे। अधिशोषण देखो, अब देखो इसको, ये जो नीचे वाला पार्ट, इसमें दो नाम मिलता है। ये नीचे वाले भाग को अलग नाम देंगे, दो कंपोनेंट से मिलकर बना है ये जो घटना हो रहा है वो। तो एक को बोलते हैं एडजॉर्बेट और दूसरे को एडजॉर्बेंट। इंग्लिश में देखो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो किसको एडजॉर्बेट बोलेंगे और किसको एडजॉर्बेंट बोलेंगे उसको समझिए। एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट एक हो गया, और इसको बोल देंगे एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट, ठीक है भाई, एडजॉर्बेंट बोलते हैं। हिंदी में देखो ये पहले आता है, अल्फा, इसको याद रखना, अल्फाबेट ये पहले आता है, ये बाद में आता है। तो पहले आता है उसको ऊपर रखो, बाद में आता है उसको नीचे रखो। अच्छा, दूसरे में क्या बोलते हैं, इसको अधिशोष्य बोलते हैं, हिंदी में अधिशोष्य, और इसका नाम है अधिशोषक, अधिशोषक। एक को बोलेंगे अधिशोष्य, दूसरे को बोलेंगे अधिशोषक। तो ये दोनों मिलकर जो घटना कर रहा है वो इस अधिशोषण की घटना है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। कैसे एग्जाम्पल है, जो ध्यान दें एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं बोलता हूँ सिलिका है, सिलिका पर H2O का अटैच होना, H2O का अधिशोषण एक एग्जाम्पल है ना। जो सिलिका होता है उस पर कौन अटैच हो जाता है भाई? वाटर मॉलिक्यूल। सिलिका के सतह पर वाटर मॉलिक्यूल जमता है, अंदर तक नहीं पहुंचता, केवल सतह पर रहता है, तो ये अधिशोषण कहलाता है। एक एग्जाम्पल ये है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे इस कैटेगरी में। लेकिन अधिशोषण मतलब सतह पर सांद्रता का बढ़ना, सतह के अंदर नहीं। अधिशोषण से संबंधित इसी के आसपास एक और शब्द होता है अवशोषण। अवशोषण और अधिशोषण में काफ़ी अंतर होता है। तो चलिए अधिशोषण के बारे में समझ में आया, अवशोषण और अधिशोषण को एक साथ तुलनात्मक दृष्टिकोण से और बात कर लेते हैं। देखिए, अब दोनों में डिफरेंस की बात कर लेते हैं। ये दो घटना में शोषण करके दो घटना लिखा हूँ। शोषण में एक अधिशोषण और एक अवशोषण। अधिशोषण को इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉर्प्शन। देखो, शोषण को जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, अबजॉर्प्शन। यहाँ पर डी है और यहाँ पर बी है, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अधिशोषण और अवशोषण की घटना में क्या डिफरेंसेस है। पहला देखिए,
जब हम बात करते हैं तो ये ना सतह का घटना है, यह सतही घटना है, सतही घटना है, मतलब सतह पर होने वाली घटना है जिसको बोलते हैं सरफेस फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना, ये सरफेस फिनोमिना है। जबकि ये क्या है, सतह और सतह के अंदर पूरा, मतलब ऐसे को बोलते हैं बल्क, इट इज़ बल्क फिनोमिना, है ना, ये संपूर्ण घटना है। एक तरह से बल्क को बोल सकते हो, संपूर्ण बोल देता हूँ, संपूर्ण शोषण है, संपूर्ण शोषण है ना, इसको बोलते हैं बल्क फिनोमिना, बल्क फिनोमिना। दोनों में अंतर देखिए, एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा और बिना एग्जाम्पल डायग्राम से भी बताऊंगा। मैं बोलता हूँ ये कोई पदार्थ है जिसके या ठोस सतह है जिस पर अधिशोषण होना है ना, इट इज़ द सॉलिड सरफेस ऑन विच द एडजॉर्प्शन हैज़ टू बी टेकन प्लेस। अब क्या हैज़ टू बी डन, ऐसा बोल सकता हूँ। यहाँ देखो ये जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का देखो कंसंट्रेशन सरफेस पे क्या हो रहा है, सरफेस पर बढ़ा रहा हूँ बस। ये जो मॉलिक्यूल जो जमा हुआ है वो केवल सरफेस पर है, लेकिन एक तरफ ऐसे बता देता हूँ, ये कोई पदार्थ है, इस पर सरफेस पर भी वो पदार्थ है ना, सरफेस पर तो है ही, साथ साथ सरफेस के अंदर भी, कहने का मतलब यहाँ भी वो पदार्थ आके बैठ गया है, इस पदार्थ के अंदर भी वो चीज़ पहुँच गया है और बाहर भी पहुँच गया है। तो ऐसे पदार्थ को हम ऐसे घटना को बोलते हैं अवशोषण। एग्जाम्पल समझिए, आपने देखा है थर्माकोल, थर्माकोल पर मान लो मैं कोई इस पर जो अटैच हो जाए, जो चिपक जाए इस पर, ऐसा कोई कलर उस पर लगा दिया है ना, थर्माकोल और इंक बोल देता हूँ, थर्माकोल प्लस इंक। थर्माकोल पर इंक जब लगा दोगे तो आप देखो थर्माकोल और इंक में स्याही है, जो स्याही है, स्याही या इंक, इनको देखो, थर्माकोल को अगर इंक में डुबा दूंगा तो थर्माकोल के सतह पर ही कुछ कुछ चिपकेगा, कई बार तो भीगता भी नहीं है, लेकिन मान लो ऐसा इंक है जो तेली वाला है, जो इस पर चिपक सकता है, ऐसा कोई पदार्थ है, तो मैं बोल सकता हूँ कि थर्माकोल पर जो इंक चिपकेगा वो केवल सतह पर रहेगा। लेकिन रुई से लो, अब कॉटन ले लो, कॉटन को उस इंक में डुबाओ तो कॉटन के सतह पर भी, बाहर भी, अंदर भी, सभी तरह सभी जगह क्या हो जाएगा, वो इंक भर जाएगा। कहने का मतलब यहाँ अवशोषण हुआ, यहाँ पर अधिशोषण हुआ। ये केवल सतह पर होने वाली घटना है और ये सतह के अंदर, बाहर, सब सतह पर, सतह के अंदर, सब जगह हो सकता है अवशोषण। ठीक है, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस को आप याद रखिएगा। इसका कई सारे घटना है, गैस का ठोस पर अधिशोषण, द्रव का ठोस पर अधिशोषण। जनरली ठोस पर द्रव और गैस का अधिशोषण होता है ना, तो और यहाँ पर कोई भी घटना हो सकती है, बहुत सारे इसमें के भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे इसके भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अभी बस हमको दोनों का डिफरेंस समझना था। कोई भी एग्जाम्पल आप लीजिए, मैं बोर्ड का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना, जैसे ये मान लो ठोस है, ठोस पर कोई गैस आके कंडेंस हो गया, जम गया, तो भी वो क्या है, अधिशोषण है ना। लेकिन यहाँ पर ठोस सतह पर जमा तो अंदर तो नहीं गया है ना, मेटल रॉड में, तो यह ठोस के अंदर नहीं गया, तो वह शोषण नहीं कहलाएगा। और शोषण कब होगा, जब वो ठोस के अंदर पहुँच जाए और बाहर भी रहे, अंदर भी पहुँच जाए, तब उसको बोलेंगे अवशोषण। ठीक है भाई बात, तो दोनों में बेसिक डिफरेंसेस को याद रखिएगा। आप एग्जांपल दे, थर्माकोल प्लस इंक दे सकते हो, यहाँ पर कॉटन सॉलिड पार्ट है, और प्लस इंक दे सकता हूँ रुई और स्याही, तो रुई और स्याही में अवशोषण होगा, थर्माकोल स्याही में अधिशोषण होगा। ठीक है भाई, ये दोनों डिफरेंस। हाँ, जब कोई दोनों में बता पाना मुश्किल होता है ना कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ना जॉप्शन बोल देंगे वहाँ कि ये जॉप्शन की घटना है या शोषण है, बस। ठीक, वहाँ क्लियर नहीं हो पाएगा तब। अब हमको पढ़ना है उसको नहीं है, हमको पढ़ना इसको है, अधिशोषण को, सतह घटना को पढ़ना है। सतह रसायन पढ़ रहे हैं अपन, तो सतह घटना को पढ़ना है। तो इसके अंदर अब बात करते हैं क्या होता है ना, नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए, अब हम लोग अधिशोषण को डिटेल ले जाते हैं। अधिशोषण को, एडजॉर्प्शन को थोड़ी देर पहले हमने बात किया डेफिनेशन कि सतह पर सांद्रता का बढ़ना अधिशोषण कहलाता है। उसमें दो भाग होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं अधिशोषण की घटना में। एक को बोलते हैं एडजॉर्बेंट या अधिशोष्य, और दूसरे को बोलते हैं एडजॉर्बेंट या अधिशोषक, है ना। एडजॉर्बेंट के लिए, एडजॉर्बेंट वो है जो किसी सतह पर ऊपर जमता है, मतलब एडजॉर्ब होने वाला चीज़ है। और एडजॉर्बेंट क्या है, वो सतह है जिस पर कोई चीज़ जमेगा। कहने का मतलब सतह को हम लोग एडजॉर्बेंट बोल रहे हैं। अब क्या होगा कि इसको, ये जो ऊपर जम रहा है उस सब्सटेंस को हमने x नाम दिया है, और जो नीचे जो जिस सतह पर आके वो जम रहा है उसको हमने m नाम दिया है। तो m और x, ये दो चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रहा है।
देखिए अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं, एक को भौतिक अधिशोषण बोलते हैं, दूसरे को रासायनिक अधिशोषण। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन इज ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन को समझें। यहाँ पर जो एडजॉर्बेंट है और जो एडजॉर्बेट सबस्टेंस है, सरफेस पर जो चिपकने वाला जो सबस्टेंस है, वो इन दोनों पदार्थों के बीच बॉन्डिंग कैसा है उसके बेस पर बांटा गया है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं कि यहाँ एडजॉर्बेट मतलब एक तरह से M और X, इतना बोल दूँ शॉर्ट में, M और X के बीच वांडर वाल फोर्स होता है, वांडर वाल फोर्स होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, केमिकल बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड होता है उनके बीच का फोर्स। पहला डिफरेंस हो गया है ना। यहाँ पर X और M के बीच का बल कैसा होता है, वांडर वाल होता है, उधर रासायनिक बंध होता है। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया, ये मजबूत, ये कमज़ोर है और वो क्या है, काफ़ी मजबूत है। तो वहाँ रासायनिक रिएक्शन हो जाता है, यहाँ पर रासायनिक रिएक्शन, ये भौतिक रिएक्शन है, ये है ना, ये भौतिक बल है और वो रासायनिक बल है, वो बकायदा रासायनिक बंध है वो, और ये भौतिक बल है केवल, है ना। दूसरा पॉइंट क्या होता है भाई कि वांडर वाल फोर्स जो होता है, वांडर वाल फोर्स, उस वांडर वाल फोर्स को समझिए कि वांडर वाल फोर्स का मतलब है केवल और केवल दो अणुओं के बीच का हल्का सा आकर्षण बल। लेकिन रासायनिक बंध का मतलब है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, है ना, केमिकल बॉन्ड बनना, एक का कक्षक दूसरे कक्षक के साथ अतिव्यापन करना। तो अतिव्यापन यहाँ पर मुख्य चीज़ है और यहाँ पर वांडर वाल बल मुख्य चीज़ है। दोनों को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, भौतिक अधिशोषण में पहला डिफरेंस से हो गया। दूसरा पॉइंट कि यह एक तरह से उत्क्रमणी होता है। उत्क्रमणी मतलब रिवर्सिबल, ये उत्क्रमणी होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब ये हो गया कि ये जल्दी से अब्जॉर्प्शन फिर डिजॉर्प्शन, देखो उल्टा घटना को डिजॉर्प्शन बोल रहा हूँ ना, अब एडजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन दोनों घटना होता है। तो यहाँ पर उत्क्रमणी में किसके बीच ये रिवर्सिबिलिटी फील होता है, तो ध्यान देंगे एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन, इन दोनों के घटना के बीच एक साम्य अवस्था होता है, एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन के बीच। ठीक, बिल्कुल। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये उत्क्रमणी होता है, तो ये कैसा होता है, अनुत्क्रमणी होता है, अनुत्क्रमणीय। तो अनुत्क्रमणी का क्या मतलब, अनुत्क्रमणी मतलब एक दिशा में चलने वाला, है ना। तो यहाँ पर अनुत्क्रमणी मतलब इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। ठीक है भाई, ये भी एक घटना है। फिर एक और घटना समझिए, यहाँ पर जो इनके जो बंधन ऊर्जा है ना, या इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं। यहाँ पर ये बंध बनता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल के लगभग होता है। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन को शॉर्ट में लिख दिया हूँ डेल्टा H, अधिशोषण की एंथैल्पी बोल सकते हो। जबकि यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन का वैल्यू लगभग 10 गुना बढ़ जाता है, 200 से 400 किलो जूल पर मोल ये होता है। हालांकि ये वैल्यू बुक टू बुक थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाता है, पर ये एवरेजन वैल्यू है। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट बताता हूँ। यहाँ देखिएगा ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर ये एडजॉर्प्शन की घटना घटती है। कहने मतलब जो थीटा है वो ताप के सापेक्ष अगर ग्राफ खींचोगे तो ताप के सापेक्ष जब ग्राफ खींचेंगे थीटा का, तो हमेशा वो ग्राफ कैसा होता है, घटता है ना। इतने में समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ताप के सापेक्ष थीटा खींचेंगे तो वो घटता है, धीरे धीरे ऐसे घटता है, इधर ताप इधर थीटा। लेकिन यहाँ क्या होता है, इधर के केस में ताप और थीटा के बीच ग्राफ में पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले बढ़ता है मैक्सिमम चल देता है फिर घटता है। देखो यहाँ क्या होता है, थीटा और ताप में हमेशा ताप बढ़ाते जाओगे थीटा का वैल्यू घटते जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, ताप बढ़ाते जा रहे हो, थीटा पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब यहाँ है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ हल्का सा, कि यहाँ पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी जिसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा का कोई रोल नहीं होता, सक्रियण ऊर्जा का अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व नहीं है। जबकि यहाँ क्या होता है, यहाँ सक्रियण ऊर्जा का अस्तित्व होता है, एक्टिवेशन एनर्जी का अस्तित्व होता है, अस्तित्व होता है ना। इंग्लिश में लिख सकते हो कि हियर एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, बट हियर एक्टिवेशन एनर्जी इज इन
एग्जिस्टेंस। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है भाई, ताप पहले बढ़ाओगे तो सबको एक्टिवेशन एनर्जी मिलते जाता है जिससे मॉलिक्यूल एक्टिवेट होते जाते हैं। जब तक मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो रहा है तब तक बढ़ेगा, और फिर सारे मॉलिक्यूल जितना एक्टिवेट होना था हो गया, उसके बाद डिजॉर्प्शन शुरू हो जाएगा या बॉन्ड कमजोर होना शुरू हो जाएगा, जिससे वो घटेगा। तो जो भी है, तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होता, इस कारण हमें ऐसा घटता है। यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी होता है इसलिए पहले बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और जोड़ देता हूँ इसी में, आप लोग थोड़ा सा जगह यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ कि जिस गैस का द्रवीकरण आसान होता है वो गैस जल्दी अधिशोषित होता है इस वाले अधिशोषण में, जबकि यहाँ द्रवीकरण से ज़्यादा कोई संबंध नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो कि द्रवीकृत होने वाली गैस, चलो शब्दों में ही समझ लो, लिखने में जगह कम पड़ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो गैस द्रवीकृत होता है वो आसानी से भौतिक अधिशोषण करता है, और यहाँ गैसों के द्रवीकरण से कोई संबंध नहीं है ना। द गैस विच कैन बी इजिली लिक्विफिएबल और इजिली एड्जॉर्बेबल, यहाँ इजिली फिजियोजॉर्ब्स लिख सकते हो, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं गैस, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन कीमोजॉर्प्शन एंड लिक्विफिएशन ऑफ द गैसेस। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, है ना, बारीक डिफरेंस है, लेकिन आप याद रखेंगे। ये मैं अधिशोषण और अधिशोषण के दो टाइप बता दिया हूँ, आज इतना रखते हैं। अब अगले क्लास में अधिशोषण के दो आइसोथर्म है, मतलब ताप और उसका दाब के सापेक्ष कैसे बदलता है, उस पर हम बात करेंगे। आइसोथर्म मतलब दाब के सापेक्ष कैसे अधिशोषण की मात्रा कम होती बढ़ती है, इस पर दो थ्योरी है, उस थ्योरी की बात करेंगे अगले क्लास में। यहाँ तक आज रखिएगा।